नमस्कार दोस्तों, श्योर सिलेक्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे न्यू टॉपिक यानी कि डीपीएसपी के बारे में देखेंगे। आज हम जो हमारा नया टॉपिक है, और लास्ट वीडियो हमने जो फंडामेंटल राइट हमारा जो टॉपिक चल रहा था यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में जो हम देख रहे थे, वो हमारा टॉपिक फिनिश हो चुका है। यानी कि जो मौलिक अधिकार के जितने भी आर्टिकल थे, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमने देख लिया था। अब देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट यानी कि डीपीएसपी को हिंदी में क्या कहते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व इंग्लिश में कहा जाता है इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होती है डीपीएसपी। ठीक है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसके जो नाम है, इसका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि ऐसे एलिमेंट, ऐसे तत्व, ऐसे आर्टिकल जो राज्य को नीति बनाने में क्या देते हैं? निर्देश देते हैं। निर्देशक कहा तो जा रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि ऐसे तत्व जो राज्य को नीति बनाने में उसे निर्देश देते हो। राज्य मतलब जो सरकार होती है, जैसा कि हमने आर्टिकल 12 में देखा था, वही यहाँ पे वही राज्य की परिभाषा यूज की गई है इसमें। कि आर्टिकल 12 में जो बताया गया था ना, राज्य जैसे सरकार होती है, विधानमंडल, या जैसे लोकसभा राज्यसभा होती है, संसद होती है, या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, वो सब किस में आती हैं? राज्य में। यानी कि राज्य को जो नीति बनाने में निर्देश देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी कि राज्य को नीति बनाने में जो निर्देश देते हैं उन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अब देखते हैं कौन से भाग में इनका वर्णन किया गया है। यानी कि जैसे फंडामेंटल राइट के बारे में हमने देखा था, भाग 3 में उनके बारे में बताया गया है। और जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन जो हमारे सिटीजनशिप के बारे में हमने देखा था, भाग 2 में था। और जैसे यूनियन और स्टेट, उसके बारे में देखा था हमने, वो भाग 1 में था। तो ऐसे ही ये भी कौन से भाग में है? ये भाग 4 में इनके बारे में बताया गया है। यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बारे में भाग 4 में बताया गया है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? यानी कि अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51, यानी कि अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इनके बारे में बताया गया है। यानी कि अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इनके बारे में बताया गया है। कौन से भागों में बताया गया है? भाग 4 में। जबकि मौलिक अधिकारों के बारे में कहाँ बताया गया था? भाग 3 में बताया गया था। और अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन था। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इनका वर्णन किया गया है, और भाग 4 में इनका वर्णन किया गया है। अब देखते हैं ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, लिए कहाँ से गए हैं। यानी कि जैसे हमने देखा था संविधान में, यानी कि संविधान की विशेषता थी, उसमें देखा था कि जो बहुत सी चीज़ें हमने कहाँ से अडॉप्ट की है? बाहर से अडॉप्ट की है। यानी कि अन्य देशों से हमने बहुत सी चीज़ें ली हैं। तो इनको भी कहाँ से लिया गया है? ऐसे ही जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो सिद्धांत है वो हमने आयरलैंड से लिया है। यानी कि जो आयरिश जो देश है, आयरलैंड, वहाँ से इसे लिया है। और आयरलैंड ने इसे कहाँ से लिया था? स्पेन से। आयरलैंड ने इसे कहाँ से लिया था? स्पेन से ग्रहण किया था। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि हमने जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं यानी कि जो डीपीएसपी है, वो कहाँ से लिए हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इनको कहाँ से ग्रहण किया गया है। तो इनको ग्रहण किया गया आयरलैंड से इनको ग्रहण किया गया है। इनके बारे में क्या बताया जाता है? यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 में बताया गया था कि ब्रिटेन की सरकार द्वारा, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब ब्रिटेन की सरकार द्वारा हमारे ऊपर शासन किया जाता था। उनके द्वारा गवर्नर चुना जाता था, भारत का वायसराय चुना जाता था, और भारत सचिव होता था। ऐसे ही तो ब्रिटेन की जो सरकार थी, यानी कि इंग्लैंड में जो सरकार थी, वो जब हमारे यहाँ गवर्नर चुने जाते थे प्रांतों में या राज्यों में,
उनको निर्देश देती थी। तो उनको क्या कहा, ये वही निर्देश है, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो निर्देश दिए गए थे, यह वही निर्देश हैं जिसके बारे में यहाँ बताया गया। यानी कि उनको निर्देश दिए जाते थे कि तुम्हें कैसे अनुदेश दिए जाते थे या निर्देश दिए जाते थे, तो कि तुम्हें ऐसे सरकार चलानी है, ऐसे पॉलिसी लागू करनी है, ऐसे तुम्हें काम करने लोगों के, तुम्हें ऐसे सब कुछ करना है तुम्हें। तो उनको निर्देश दिए जाते थे। कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों से मिक्सअप करके ये चीज़ें यहाँ पे बनी दिखती हैं। ठीक है, और क्या कहा जाता है इसके बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। यानी कि जो डीपीएसपी की, जैसे हमने सबसे पहले फंडामेंटल राइट की कुछ विशेषता देखी थी, फंडामेंटल राइट का कहाँ वर्णन किया गया है, क्या होते हैं फंडामेंटल राइट, ये सब देखा था। ऐसे ही आज हम यहाँ देखेंगे, जैसे सबसे पहले हमने देख लिया कि कहाँ इनका वर्णन किया गया है, कहाँ से इनको ग्रहण किया गया है, और अब देखते हैं कि विशेषताएं क्या हैं। जैसे हमने फंडामेंटल राइट में नहीं देखा था कि उनको फंडामेंटल राइट जो होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, उनको कहाँ से ग्रहण किया गया है, अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक उनका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35। कौन से भाग में उनका वर्णन किया गया है, भाग 3 में उनका वर्णन किया गया है। ऐसे ही डीपीएसपी के बारे में हम देखेंगे। तो डीपीएसपी सबसे पहले हमने देखा भाग 4 में इनका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 35 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इनका वर्णन किया गया है। और कहाँ से इनको ग्रहण किया गया है, आयरलैंड जो देश है उससे, वहाँ से इनको ग्रहण किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो संविधान में बताया गया कि संविधान में जब राज्य के नीति निर्देशक तत्व और जो हमारे मौलिक अधिकार थे उनको मिला दिया जाता है, तब उन्हें संविधान की आत्मा और दर्शन कहा जाता है। यानी कि ये टर्म जो यूज हुआ है हमारे, जब संविधान सभा में जो बहस हो रही थी, जब संविधान बन रहा था, तब इनको क्या कहा गया था, संविधान की आत्मा और दर्शन। संविधान की आत्मा और दर्शन किसे कहा गया था, जब मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मिला देते तब उनको क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा और दर्शन। जैसे यहाँ पे अगली विशेषता बताई गई है, नीतियाँ और कानून को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। यानी कि सरकार जब भी कोई कानून बनाएगी या कोई पॉलिसी बनाएगी, कानून जैसे कि हमें रोड पे जैसे कल से कोई हेलमेट नहीं लगाएगा तो उसके लिए 500 रुपये का चालान हो जाएगा या 1000 रुपये का चालान हो जाएगा, तभी तो कोई रूल लगेगा। यानी कि चालान कैसे होगा, पहले सरकार द्वारा कानून बना दिया जाता है, तब कोई एक्शन लिया जाता है, यानी कानून बनाए जाते हैं। या राज्य कोई नीति बनाता है या कोई पॉलिसी बनाता है कि गरीबों को इतने रुपए दान में दिए जाएंगे, या सभी गरीबों को खाना वितरित किया जाएगा, या चावल या जो राशन है वो मुफ्त दिया जाएगा, तो राज्य ऐसी नीतियाँ बनाता है। या सभी जो बच्चे होते हैं उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी, या जो 12th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो ऐसे ही राज्य क्या करता है, नीतियाँ बनाता है। जो सरकार होती है वो क्या करती है, नीतियाँ बनाती है। तो राज्य नीतियाँ और कानून बनाने में इनका ध्यान रखेगा। यानी क्या कहा गया है कि राज्य नीतियाँ और कानून बनाने में इनका ध्यान रखेगा। दूसरी जो चीज़ बताई जाती है, ये क्या होते हैं, अनुदेश होते हैं। यानी कि पहले गवर्नर को दिए जाते थे ये अनुदेश, और अब किसको दिए जाते हैं, अब ये राज्य को दिए जाते हैं। राज्य मतलब जो आर्टिकल 12 में वहाँ पर बताया गया था मौलिक अधिकारों में, वही राज्य की परिभाषा यहाँ पर भी लागू होती है। तो पहले गवर्नर को दिए जाते थे, अब किसको दिए जाते थे, सरकार को ये निर्देश दिए जाते हैं, अनुदेश दिए जाते हैं। और क्या करते हैं, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। यानी कि कैसे लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। मतलब आर्थिक रूप से सभी में समानता होनी चाहिए, कोई गरीब अमीर नहीं हो, कभी कोई गरीब नहीं होगा, कोई बिना मतलब कम पैसों वाला नहीं होगा। मतलब आर्थिक न्याय करने की, मतलब अमीर गरीब के बीच में भेदभाव कम हो जाएगा, सभी को समान वेतन मिलेगा, ऐसी बातें यहाँ पे की जाती हैं। और सामाजिक, समाज में सब एक जैसे रहें, कोई जाति पात भेदभाव नहीं होगा, सभी के लिए एक जैसे कानून लागू होंगे, ये सब बातें भी यहाँ पे की जाती हैं। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, कैसा लोकतंत्र स्थापित करने की बात करते हैं, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करने की बात करते हैं। और आर्टिकल 37 है इनका, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, वो क्या कहता है, ये गैर न्यायोचित हैं। यानी कि इनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। अगर सरकार इनको, मतलब जैसे सरकार इनको नहीं लागू करती है किसी कानून में, इनको पूरी तरह से नहीं इम्प्लीमेंट करती है, तो ये नहीं कहते कि हमारा उल्लंघन कर रहे हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए हम कहाँ चले जाएंगे, कोर्ट्स में चले जाएंगे, हाई कोर्ट में चले जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। जैसा कि हमने आर्टिकल 32 में फंडामेंटल राइट के बारे में देखा था, जैसे हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता था
तो वहाँ पे आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे और आर्टिकल 226 के तहत कहाँ चले जाते हैं, हाई कोर्ट चले जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको क्या बताया गया, आर्टिकल 37 में बताया गया कि ये क्या है, गैर न्यायोचित है, नॉन जस्टिसेबल हैं। क्यों है? क्योंकि जब ये बने थे तब संविधान सभा में बहस हुई थी इन पर कि इनको न्यायोचित रखा जाए या गैर न्यायोचित रखा जाए। तो जो कंक्लूजन निकला था वो ये निकला था कि इनको गैर न्यायोचित रखा जाए। क्यों? क्योंकि हमारे देश में उस समय संसाधनों का अभाव था। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमारे देश में भुखमरी थी, गरीबी थी और भी कई सारी समस्याएं थी। हमारे देश में औद्योगिक जो मशीनें थी या औद्योगिक कारखाने थे वो इतने संपन्न नहीं थे। हमारे देश में पैदावार इतनी अच्छी नहीं होती थी। हमारे देश में टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी। तो हमारी जो और ज़रूरतें थी उनकी वजह से हम क्या थे, पिछड़े हुए थे। संसाधनों का हमारे पर क्या था, अभाव था। लेकिन ये राज्य के नीति निर्देशक तो कैसी बात करते थे, सभी को जॉब देने की बात करते हैं, सभी को समान न्याय देने की बात करते हैं, सभी को खाना देने की बात करते हैं, सभी को जैसे मकान देने की बात करते हैं, सभी को समान वेतन देने की बात करते हैं, सभी के लिए समान कानून बनाने की बात करते हैं और सभी जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, मतलब बेहतर चीज़ें, उनकी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जब भी किसी चीज़ का निर्माण होता है या सबसे पहले कौन सी ज़रूरतें पूरी की जाती है, जब भी कभी पैसा आता है या कुछ भी होता है, सबसे पहले जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं उनको पूरा किया जाता है। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमारे देश के पास इतना पैसा नहीं था, इतने संसाधन नहीं थे कि हम सबको बराबर शिक्षा दे सकें, सभी को बराबर रहन सहन और अच्छी अच्छी नौकरी दे सकें, सभी को बराबर मकान दे सकें। तो उन चीज़ों का हमारे पास क्या था, अभाव था। तो जब फिर धीरे धीरे हम क्या हुए, संपन्न हुए। यानी क्या कहा गया था इनमें कि जैसे जैसे हमारा देश संपन्न होता जाएगा, जैसे जैसे हमारे देश के पास पैसा आता जाएगा, तब ये सुविधाएं देने शुरू कर दिया जाएगा सरकार द्वारा। यानी कि पहले बेसिक नीड्स पूरी की जाएंगी, पहले सबको रोटी दी जाएंगी, कपड़ा दिए जाएंगे, यानी कि जो बहुत मूलभूत आवश्यकता होती है वो पूरी की जाएंगी। उसके बाद जो जैसे हॉबी होती है, रुचि होती है, उन पर काम तभी तो किया जा सकता है जब किसी का पेट भर जाए या किसी को पहनने के लिए कपड़े मिल जाए या खाने के लिए खाना मिल जाए, तभी तो उसकी रुचियों पर ध्यान जा सकता है, उसका इंटरेस्ट पर ध्यान जा सकता है। ऐसी हमारे देश की बात थी आज़ादी के समय। तो इसलिए क्या कहा गया था कि इनको अभी लागू नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे हमारा देश संपन्न होता जाएगा वैसे वैसे इनको लागू करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो टॉपिक है, यानी कि मैंने आज राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताने की कोशिश की है, इन्हें कहाँ से लिया गया है और इनकी क्या क्या विशेषता होती है और कैसा इनका नेचर होता है। आने वाले वीडियो में हम और इनके बारे में डिटेल से देखेंगे, यानी कि जो इनके आर्टिकल है, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक देखेंगे कि किस आर्टिकल में क्या बात की गई है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।